तो चलिए वर्क एनर्जी पावर के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एलपी सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और टेक्नीशियन के लिए भी, क्योंकि एलपी सीबीटी 2 में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको सिलेबस में मेंशन है वर्क एनर्जी पावर। और यहाँ पे जितने लेटेस्ट क्वेश्चन है वर्क एनर्जी पावर के अप्रॉक्स मैंने 50 क्वेश्चन का कलेक्शन कर रखा है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत इजी भी है, मॉडरेट भी है, टफ है, लेकिन कंसेप्ट पे आपको अगर ध्यान है, कमांड है, तो आराम से क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये लेक्चर हमारे देख रखे हैं 5.5 घंटे की मैराथन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट मैंने थ्योरी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ, और इसके फॉर्मूला को भी मैंने 16.1 जगह मैंने पूरा निचोड़ करवा रखा है, तो एक बार आप उसे देख लेंगे। और यहाँ पे खुद से देखिए, जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए आप देख पाएंगे कि एग्जामिनेशन में सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए भाई, पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया? बहुत अच्छा सवाल है। 11% ही स्टूडेंट ने गलती किया है, सही किया है, बाकी मान के चलिए 88% स्टूडेंट्स ने इसको क्या किया, गलत किया है। तो क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। बोला गया कि कौन सा कथन स्थितिज ऊर्जा के बारे में सत्य है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा गया था कि राइट स्टेटमेंट बताइए। तो यानी यह केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, भूमि तल पर यह सदैव शून्य होता है, इसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यह संदर्भ बिंदु के आधार पर ऋणात्मक। देखिए आंसर आपको सामने दिख रहा है, इस पे फोकस नहीं करना, फोकस करना आपके कंसेप्ट के ऊपर पे। कितना अच्छा सा आपको पोटेंशियल एनर्जी, देखिए एक तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ नहीं पता था, इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे कर देते हैं। इसमें एक सेंटेंस में आपको ऑप्शन में मिल रहा है केवल, तो जहां भी केवल जैसे ऑप्शन में मिल जाए भाई, केवल शब्द 99%, मैं हमेशा नहीं कर रहा हूं, 99% में वो गलत होगा ऑप्शन, सदैव ऑलवेज तो भी गलत होगा। अब इसमें बोला गया कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में सत्य स्टेटमेंट चूज करना है, तो बोला गया कि इसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अरे भाई, स्थितिज ऊर्जा होती है एक एनर्जी, और एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता, ना तो उसको नष्ट किया जा सकता, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता। तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया। थोड़ा सा भी अगर फिजिक्स पता है तो ऑप्शन डी को आप टिक करके आ सकते थे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, पहले इस पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग पोस्टमार्टम कर देते हैं। भाई देखिए, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर देता हूं। एनर्जी कहने का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा को अगर मैं आपको बताऊं तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ही आप क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यानी ऊर्जा है क्या? अगर घुमा फिरा करके देखा जाए तो ऊर्जा कुछ नहीं है भाई, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जा रहा है। तो कार्य की एसआई यूनिट अगर जूल है तो ऊर्जा की भी एसआई यूनिट क्या होगी? जूल होगी। अगर कार्य स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है तो ये भी क्या होगी? आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही क्या है? एनर्जी है। अब एनर्जी को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, एक है आपका पोटेंशियल एनर्जी, एक है आपका काइनेटिक एनर्जी, और एक है आपका मैकेनिकल एनर्जी। और भी बहुत सारे टाइप है, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, वो सब अभी हमें नहीं देखना, ये 3 पे फोकस करना। देखिए काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब क्या है? गतिज ऊर्जा, यानी शब्द में आ रहा है गतिज ऊर्जा, यानी कि किसी भी वस्तु में गति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है मतलब क्या हो रही है भाई? कार्य हो रही है। तो कोई कार्य गति के कारण हो रहा है ऐसे बोल लीजिए, या गति के कारण कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, उसको गतिज ऊर्जा यानी कि ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति में, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि उसके पोजीशन में चेंज आ रहा है, या उसके शेप एंड साइज में, यानी आकार और आकृति में परिवर्तन आ रहा है, तो उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा या उसके द्वारा किया गया कार्य वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है आपका mgh, और शेप एंड साइज चेंज में मैंने स्प्रिंग के बारे में बताया था ½ kx²। ठीक है, तो अभी इस पे हम बहुत डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर रखा है, आप उसको देख लीजिएगा 5.5 घंटे की क्लास में। अब देखिए एक बार स्थिति को मैं समझा देता हूं। जैसे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है इस पॉइंट ए पे, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा करके आपने यहाँ पे रखा है भाई। अगर यहाँ पे रखा है तो आपने कुछ इस डिस्टेंस कवर किया, मान के चलते h हाइट आपने डिस्टेंस, h डैश आपने क्या किया है? डिस्टेंस कवर किया है। तो आप इसको यहाँ से ऊपर उठा के आपने रखा तो कुछ कार्य किया है भाई। कितना कार्य किया है? fs cos थीटा। तो इसको उठाने में कितना फोर्स लगाया होगा? जितना इसका भार होगा, कोई बॉल उठाइएगा तो बॉल का जितना वेट है उतना आपको फोर्स लगाना, यानी वेट क्या होगा? mg। कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर कराया है? h डैश, यानी h डैश थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? फोर्स ऊपर लगा के उठा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? 0 डिग्री है, cos 0 = 1, यानी कितना कार्य हो गया? mgh।
यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में आपने कितना कार्य किया है भाई, हमें एक बताइएगा। तो ये जो कार्य हुआ है भाई mgh हुआ है, लेकिन इसकी स्थिति बदल गई है। यहाँ पॉइंट ए से क्या हो गया, पॉइंट बी आ गया, पोजीशन चेंज हो गया। पोजीशन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई, एनर्जी क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। कितना कार्य हुआ है, mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पे क्या है, mgh है। और अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे बात करूँ पॉइंट बी पे क्या है, तो भाई जीरो, क्योंकि वेलोसिटी इसके पास क्या है, जीरो। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे गिरा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको जस्ट नीचे गिराऊं और इस जस्ट पॉइंट बी पे, जस्ट यानी कि इस पॉइंट बी पे कहने का मतलब है कि ठीक भूमि से टकराने से पहले, जमीन से टकराने से ठीक पहले इसके पास कौन सी ऊर्जा होगी भाई। तो अब एक बात बतलाइए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में आपने देखा mgh है। हाइट अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है भाई, सॉरी ऊपर से नीचे आ रहा, तो हाइट क्या हो रहा है, घट रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। और नीचे आ रहा तो 9.8 मीटर पर सेकंड गुरुत्व त्वरण से इसकी स्पीड इंक्रीज होते जा रही है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो एनर्जी देखिए रूपांतरण हो रहा, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, यानी कि परिवर्तित हो रही है एनर्जी। और यहाँ पे पॉइंट बी पे क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। और कितना आएगा, जितना यहाँ पे पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है ना। सॉरी, पॉइंट बी यहाँ मैंने लिख दिया, पॉइंट यहाँ ए होगा ना, यहाँ तो पॉइंट ए था। यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना है, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए कितना है, जितना पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी होगा। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा भाई, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे क्या होगा, जीरो, क्योंकि हाइट क्या हो गया, अब जीरो हो गया, जमीन से ठीक टकरानी, यानी हाइट जीरो है, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो भी हो सकता है, mgh पॉजिटिव भी हो सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूं नेगेटिव करके भी। अब मान के चलिए कि कोई व्यक्ति यहां पे आ चुका है इस पॉइंट सी पे, ठीक है, ये सी पॉइंट से देख रहा है। अगर इस सी पॉइंट से देख रहा है तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा भाई, -h हाइट हो गया है ना। तो अब यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर से आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे इसको कितना दिखेगा पोटेंशियल एनर्जी भाई। अब यहाँ पे इसको जो पोटेंशियल एनर्जी दिखेगा mg और माइनस हाइट है, यानी कि -mgh। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इसको कितना दिख रहा है, जीरो, ठीक है। यहाँ पे इसको पोटेंशियल एनर्जी जीरो दिख रहा है। और अगर यहाँ सी पॉइंट से देख रहा है तो इसको पोटेंशियल एनर्जी -mgh यानी नेगेटिव में दिख रहा है। और यहाँ से देखेगा पोटेंशियल एनर्जी कितना दिखेगा, पॉजिटिव में दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला, या केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं मेरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी mgh पर निर्भर करता है, यानी हाइट के ऊपर भी निर्भर करता है, यानी कि ये तो गलत हो गया। भूमि तल पर या सदैव शून्य होता है, शून्य होता है बिल्कुल, अभी मैं ये, लेकिन सदैव नहीं होगा, ठीक है, सदैव नहीं होगा, मैंने अभी आपको दिखाया सदैव नहीं हो सकता है, सदैव शून्य नहीं हो सकता है। ये भी केवल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया सकता। अभी मैंने आपको दिखाया है कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए ये आपका पोटेंशियल एनर्जी जो था यहाँ पॉइंट बी पे, वो आपका किस में चेंज हो गया, काइनेटिक, यानी इस पॉइंट पे आते आते इसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। देखिए किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी, तो बिल्कुल परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी गलती हो गया, नहीं किया जा सकता लिखा हुआ। या संदर्भ बिंदु के आधार पर ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल। संदर्भ बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज कर, देखिए अगर यहाँ से अगर हम देखने लगे तो रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, और यहाँ से देख रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यानी कि पॉजिटिव था, ठीक है। समझ में आ गया, ये भी ऑप्शन क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया, मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलत भी किया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, मैंने बोला भी था कि इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कार्य ऊर्जा थ्योरम मैंने बताया था। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए कि 20 kg द्रव्यमान पर लगने वाला एक निश्चित बल उसके वेग को 5 से 2 मीटर पर सेकंड में बदल देता है, यानी कि गति क्या हो गई है, कम हो गई है, यानी ब्रेक लगाया गया होगा, ब्रेक लगा यानी फोर्स लगा, फोर्स लगा यानी कि कुछ कार्य हुआ है, तो बोला गया कि उस बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करिए। अब यहाँ पे ऐसे समझिए कि जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई एक गाड़ी है जिसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। अब कुछ समय के बाद इसमें कोई फोर्स लगाया इस प्रकार से इस गाड़ी में, ठीक है, यानी कि ब्रेक लगा, सिंपल सी बात है, फोर्स लगने का मतलब ब्रेक लगा, तो अब इसकी स्पीड क्या होगा भाई, 2 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। तो भाई इस फोर्स के कारण कुछ कार्य हुआ होगा, बताइए क्या कार्य हुआ होगा। तो आपको मैंने बताया था कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में, समझिएगा, अभी मैं बताता हूँ। देखिए कार्य हुआ होगा, एक मिनट देखिए, यहाँ कार्य हुआ होगा, और कार्य को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट किस कारण हो रहा है, गति है ना भाई, गति के कारण यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कार्य हो रहा है। गति में यहाँ पे क्या आ रहा है, आप देख पा रहे 5 से 2 मीटर पर सेकंड, गति घट गया है,
यानी कि यहाँ पे कार्य एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। एनर्जी में भी कौन सा फॉर्म है, तो काइनेटिक एनर्जी। और मैंने कार्य ऊर्जा थ्योरम में ये बताया था कि जो वर्क होता है वो गतिज ऊर्जा में जो अंतर होता है उसके बराबर होता है। कार्य ऊर्जा थ्योरम क्या बोलता है कि गतिज ऊर्जा में अंतर किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इतना आपको करना नहीं, मैंने शानदार वे में बहुत अच्छे से क्लासेस में बताया था। डायरेक्ट इसको कैसे करते देख रहे थे, 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हो गया, तो गतिज ऊर्जा के कारण चेंज आ रहा है, यानी हाफ एम फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 2 है तो डायरेक्ट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ पे इनिशियल 5 है तो 25, 25 में से 4 गया तो कितना आ गया हाफ। मास कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 20 kg दिया हुआ है, तो 20 इंटू -21 आ गया, 25 में से 4 जाएगा, ये 10, यानी कि -210 जूल टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ पूरा बेसिक से। तो देखिए वर्क डन कार्य ऊर्जा थ्योरम कैसा लग रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो फाइनल यानी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम बी इनिशियल का स्क्वायर। अब हाफ एम कॉमन ले लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ एम कितना है भाई, 20 kg हो गया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। फाइनल वेलोसिटी कितना, इनिशियल कितना, 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया। हाफ, अब इसको लिख लीजिए -21, इसको कटिंग कर लीजिए तो -210 जूल। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। चलिए आगे बढ़ता है हम लोग। सेम क्वेश्चन है ये आपका, बहुत देखिए सेम क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, बस यूनिट आपको यहाँ पे चेंज करना था। क्वेश्चन वही है, 150 kg द्रव्यमान काल को 36 किलोमीटर पर आवर की चल रही है और इनकी चार 72 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने के लिए, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड को बढ़ा दिया गया कितना, 72 किलोमीटर पर, यानी कि इस साइड में और फोर्स लग गया, एक्सेलरेट कर दिया गया हुआ बॉडी को। तो कितना कार्य हुआ ये पूछा, तो भाई कार्य किस फॉर्म में हुआ, गतिज ऊर्जा के फॉर्म में हुआ, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जितना आएगा उतना ही कार्य होगा। तो भाई यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर है तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड से कितना हो गया है 72, यानी कि 5/18, 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड। तो भाई यहाँ से निकाल लीजिए हाफ एम कितना दिया हुआ 150 kg, फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 का स्क्वायर है यानी कि 400, इनिशियल कितना है 10 यानी कि 100, तो कितना आ गया, ये कट गया तो 275 गुना आपका इधर कितना आ गया भाई 300, ठीक है। तो कितना आ गया 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 22,500 जूल। चलिए ये तो आपको मैंने बता दिया एग्जामिनेशन में, ऐसे फटाफट बनाना। मैं आपको एकदम बेसिक से बता देता हूँ। जैसे कि आपका स्पीड दिया हुआ तो इसका यूनिट पहले चढ़ लीजिएगा। इनिशियल स्पीड जो है आपका 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे 5/18 में। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड यू, और भी आपको दे दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज करेंगे 5/18, 18 चौके 72 यानी कि 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारे पास क्या आ गया है, यू की वैल्यू आ गई है कितना 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी आ गई है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये होने में 10 से 20 होने में कितना कार्य किया गया यही पूछ रहा है। तो आपको पता है वर्क डन इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जितना गतिज ऊर्जा में अंतर आएगा उतना ही कार्य हुआ है। तो गतिज ऊर्जा में अंतर यहाँ निकाल सकते हैं, हाफ एम भी स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल हाफ एम यू का स्क्वायर। हाफ एम कॉमन हम लोग ले लेंगे तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलिए तो यहाँ आ गया आपका हाफ एम का वैल्यू कितना है 150 kg, भी का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400 और यू का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। इतना तो आप कर ही सकते हैं। हाफ 150 गुना 300, इसको काट देंगे तो ये हो गया 15, 150, 15 स्क्वायर हो गया 225, 22,500 जूल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए सेम इसी पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन भी 60 किलोमीटर पर, इसमें आंसर आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन ही इसमें गलत है, चारों ऑप्शन इसमें गलत है, लेकिन क्लोजेस्ट में आपको सही करना था इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। जो इन्होंने आंसर की बनाया भी उन्होंने डायरेक्ट रेलवे का आंसर दिया, इन्होंने कोई भी ये नहीं किया, करेक्शन नहीं किया था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका इसका आंसर ए नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बोला गया कि 60 किलोमीटर पर आवर के वेग से चलती हुई 1500 kg द्रव्यमान की कार को विराम अवस्था में लाने के लिए, यानी कि कोई एक कार है, ठीक है, जो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और इसको विराम अवस्था में लाना है और इसका मास दे दिया गया 1500 kg। तो यानी कि ब्रेक लगाया गया है तो अब इसका वेलोसिटी कितनी आ गई है भाई, विराम अवस्था यानी कि वेलोसिटी 0 पहुंच चुकी है। तो अब आपको बोला गया कि आवश्यक कार्य न्यूनतम
ठीक है। न्यूनतम यानी कि सिंपल सी बात है भाई, नेगेटिव में वैल्यू आएगा क्योंकि वेलोसिटी 0 आ गई है। तो वर्क कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा जितना गतिज ऊर्जा में अंतर आएगा। तो भाई निकाल लेते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 60 को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, 6 तिया 18, 6 दहिया 60, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। यानी u का वैल्यू कितना है, 50/3 मीटर पर सेकेंड, और v का वैल्यू तो 0 है। तो चलिए वर्क निकालते हैं, हाफ m का वैल्यू दे दिया 1500 kg। चलिए एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, हाफ mv² फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। देखिए ये तो वेलोसिटी फाइनल 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, माइनस हाफ। माइनस बता रहा है ये न्यूनतम वैल्यू को, ठीक है, इसलिए माइनस कहीं नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ न्यूनतम लिख दिया, न्यूनतम ही बता रहा माइनस को, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाइए, माइनस ये हो गया आपका, ठीक है। हाफ m का वैल्यू कितना है, 150 या 1500 है, ठीक है। और v का वैल्यू कितना हो गया, 50/3 का स्क्वायर है, ठीक है। 50/3 यानी कि 9 हो गया। अब इसको हम लोग कटिंग कर देते हैं, तो एक बार इसको काट देंगे हम लोग, तो कितना आएगा, तो देखिए 750 ये हो गया आपका, 3 बार में ये चल जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 250, ठीक है। तो 250 गुना 2 इधर भी हो जाएगा कितना, 2500, ठीक है, बाय 3। तो 25 कितना आ जाएगा, 625, कितना 3 0, यानी 10⁻³ इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 3 से, तो कितना है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग जो क्लोजेस्ट वैल्यू देखेगा आपको तो ये मिलेगा, ठीक है। 25 नहीं आएगा, क्लोजेस्ट वैल्यू में 3 दूनी 6, 0, 3 अठे 24, 24 फिर 0.3, 10⁻³ जूल ये मिलेगा। तो क्लोजेस्ट वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन सी को टिक करके आना था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे क्या बोला गया है कि देखिए, किसी निकाय की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य से किस प्रकार संबंधित है, बताइए भाई। बहुत शानदार सवाल है। देखिए मात्र 17% स्टूडेंट ने सही किया है, यानी 83% स्टूडेंट ने गलत किया। उसमें भी देखिएगा तो मात्र 40% स्टूडेंट किया गलत, बाकी के बाकी जो 43% ने अटेम्प्ट ही नहीं किया इस क्वेश्चन को। देखिए सवाल को सुनिए, समझिए क्या क्वेश्चन बोला गया। किसी निकाय की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य किस प्रकार से संबंधित है। देखिए समझिए, जैसे कि यहां पे मान के चलते कोई रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, अब समझिए। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, अब मान के चलते इस ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर उठा करके यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पर अगर रखा है तो इसके पास क्या होगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसको ऊपर उठा के रखने में आपने कुछ कार्य किया है। कार्य कितना किया गया, mgh, कार्य करने की क्षमता की ऊर्जा कहते हैं, किस फॉर्म में एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। वो क्या है भाई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा। लेकिन आप इसको ऊपर उठा करके रख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट पे जो गुरुत्व बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा होगा, नीचे, Fg लग रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए, समझिएगा। जो गुरुत्व बल, तो इसके द्वारा किया गया कार्य, यानी कि गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य कितना है, हमें बताइए। गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है, तो देखिए गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है, और अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो थीटा का वैल्यू कितना आया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे Fs cos थीटा, कितना फोर्स लग रहा है भाई, गुरुत्व बल Fg, यानी कि इसको लिख सकते हैं वेट के बराबर mg। कितना डिस्प्लेसमेंट है, h हाइट ऊपर जा रहा है, cos 180। cos 180 का वैल्यू क्या होता है भाई, ग्राफ मैंने आपको बताया था cos थीटा का। देखिए 0 डिग्री पे क्या भाई, 0 डिग्री पे +1 वैल्यू आएगा, π/2 पे क्या आएगा, 0 आएगा, और पाई पे वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। यानी कि 180 पे वैल्यू -1 है, यानी क्या, -mgh, यानी कि गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य -mgh, ठीक है। तो भाई एक बात बतलाइए, आप लिख सकते हैं गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य कितना आ रहा है, -mgh। तो Wg बराबर mgh की जगह आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, पोटेंशियल एनर्जी कितना, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है ना। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, जो गुरुत्व बल के द्वारा किया गया जो कार्य है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, दोनों असंबंधित है, लेकिन नेगेटिव में दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य 0, ऐसा नहीं होगा। गुरुत्व बल के द्वारा, अच्छा हमेशा इसको लोग टिक कर देता है, ऐसा क्यों, कि गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य, देखिए ये तब होता है जब ये बॉडी इधर जा रही होती है, तो गुरुत्व बल इधर लग रहा है, तब थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री। ये सब मैंने
एग्जाम्पल के थ्रू क्लास में करवाए हैं, जाके देखिए यूट्यूब पे पढ़ा है, और ये सब बहुत अच्छे सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अच्छा, ये सवाल को मतलब ये कार्य के फॉर्म में नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये स्पीड एंड मोशन का यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल करके आपको बनाना था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने ले लिया, बट ये आपका स्पीड एंड वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला गया? कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी पिंड पर किया गया कार्य डैश के बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यही तो मैंने बताया था कार्य ऊर्जा थ्योरी में, क्या बताया था? कार्य ऊर्जा जो थ्योरम था आपका, उसमें मैंने क्या बताया था कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? कार्य ऊर्जा प्रमेय बोला गया। ठीक है, चलिए इसके बाद बोला गया जब हम किसी गुब्बारे को दबाते हैं, ठीक है, जब कोई मान के चलिए कोई गुब्बारा है, उल्टा बना दिया भाई, चलिए ये मान के चलिए कोई गुब्बारा, ठीक है, इसको दबाया जा रहा है, ठीक है, इधर से फोर्स लगाया जा रहा है गुब्बारे पे, तो उसकी आकृति बदल जाती है। देखिए आकृति बदल जाती है, शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, ठीक है। या जब हम किसी खिलौने कार के अंदर स्प्रिंग को घुमाते हैं, किसी स्प्रिंग को जैसे घुमा रहे हैं, जैसे कि आपके पास बहुत सारे इस प्रकार से चाबी देने वाले, जैसे चाबी देंगे तो ये तबला बजाने लगेगा, तो स्प्रिंग के कारण, ठीक है, तो उसके द्वारा अर्जित स्थिति, तो उसके पास कौन सा एनर्जी होता है? पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास भी क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तो वस्तु के डैश के कारण, ये किस कारण ये एनर्जी आता भाई? तो मैंने क्या बताया था? स्थिति, ऊंचाई, तो यहाँ पे कोई ऊंचाई आ रहा नहीं, लेकिन शेप एंड साइज चेंज, यानी कि कन्फिग्रेशन, यानी कि ऊपर, यानी कि विन्यास में चेंज आ रहा। ठीक है, समझ में आया? ये मैंने बताया था, अभी भी मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट में। गतिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देना, सत्य नहीं है। गतिज ऊर्जा यह एक अदिश राशि है, ये तो बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद यह गति पर निर्भर नहीं करती, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ही होता है हाफ mv², ये बिल्कुल निर्भर करती है। देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर, स्केलर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर आता है, तो ये क्या अदिश राशि है, तो बिल्कुल सही है। या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी क्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है? सत्य नहीं है ना भाई, ये सत्य नहीं है, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे आपका सॉरी, यहाँ पे क्या बोला? गति पे निर्भर करती है, गति पे बोल रहा, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। देखिए इसका मतलब समझिए क्या है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी, अभी मैंने ये क्वेश्चन भी कराया, जैसे कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, अब इसकी स्पीड क्या हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये काइनेटिक एनर्जी घटना गई है भाई, घटना ही क्या हो गया? रिटार्डेशन हो गया, ऋणात्मक, तो बिल्कुल हो सकती है, सत्य नहीं है ये भी। ठीक है, बिल्कुल सॉरी, यहाँ मैंने क्या बोला? ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे v² है, v² जब भी लेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। क्या बोला गया? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये बिल्कुल सत्य है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी, यह गति के दिशा पर निर्भर करती है। ये कैसे भाई? तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या किसके, या गति के दिशा पे निर्भर करती है भाई? कैसे करेगी? या तो एक अदिश राशि है, अदिश राशि यानी कि इसके पास ना तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड होगी तो मैग्नीट्यूड तो होती है, लेकिन इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये कभी इधर जा रहा है कभी, तो ये गति के दिशा पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि होती तो ये गति की दिशा और उसके पास क्या होता? परिमाण होता है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसलिए यह सही आपको बोला गया था। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है भाई, इसमें बहुत अधिक स्टूडेंट सही नहीं कर पाए, मात्र 29% स्टूडेंट का ही आप देखेंगे वेटेज है सही करने का। समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या समझ में आया कि नहीं, कि गतिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है भाई? ये एक अदिश राशि है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये गति पर निर्भर करती है, यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। हाफ mv² होता है, तो भाई इसमें कुछ भी वैल्यू डालेंगे, मास तो नेगेटिव होता नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। या गति की दिशा पर निर्भर करती है, या गति की दिशा पर निर्भर करती है, बताइए। तो गति की दिशा पर तो निर्भर कैसे ही करेगी, क्योंकि ये क्या है? एक आपकी अदिश राशि है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही स्टेटमेंट नहीं है। देखिए इजी सा सवाल है ये, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 1 kg द्रव्यमान का एक गुटका x मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, x मीटर दिया गया है, जो हाइट से नीचे गिराया जाता है। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भूमि से टकराता है, यानी कि जस्ट ये भूमि से टकराने वाला ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं बी पॉइंट, यहाँ पे जो टकरा रहा है इसकी वेलोसिटी दे दी गई कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। तो x का मान पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो भाई एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। देखिए जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है तो इसके पास क्या होगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, और पॉइंट बी पे क्या होगा, यानी कि पॉइंट ए पे क्या है हमें बताइए। पॉइंट ए के पास क्या है भाई? पोटेंशियल एनर्जी है, इस ऑब्जेक्ट के पास कितना है? mgh है।
और इस पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, 0 होगा। और इस पॉइंट बी पे क्या है हमें ये बताइए, इस पॉइंट बी पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। आप देख रहे हैं इस वी वेलोसिटी से गिर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है। और इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, 0 है, क्योंकि हाइट क्या हो गया, 0 हो गया जस्ट भूमि से टकराने से पहले, क्योंकि भूमि से जैसे टकराएगा तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, बॉल तो रुक ही नहीं जाएगी फिर भाई धीरे धीरे करते हुए। तो टकराने से ठीक पहले का ही क्वेश्चन बनेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, भूमि से टकराने से ठीक पहले। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता, मैंने कराया क्लास में। तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भूमि से टकराता है तो एक्स का मान निकालिए। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, पॉइंट बी पे क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी है, किसके बराबर है, पोटेंशियल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो ये पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि यहाँ पे ऐसा समझिए, जैसे ये 10 है तो 2 गुना 5, ठीक है। अब यहाँ मैं 10 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5 गुना 10, तो क्या हो रहा है, ये मान के चलिए पोटेंशियल, यहाँ पे मान के चलिए ये आपका है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 2, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आ गया, नीचे आने में घट गया है, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ गया है। यानी क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी घटते घटते क्या आ जाएगा, 0 आ गया या आपका 10 हो गया, ठीक है। अगर जोड़ में, अगर हम लोग जोड़ में ले लेते हैं सम को, और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ मैंने लिया काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहाँ पे आपका 10, ठीक है, और यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ पे 0। तो देखिए नीचे आने के क्रम में आपको क्या देखने को मिला है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया है और काइनेटिक एनर्जी 10 हो गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी, पॉइंट बी पे, ये हो गया पॉइंट ए पे। समझ में आया। तो भाई हम लिख सकते हैं पॉइंट बी पे क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी है, किसके बराबर होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम जी एच। तो भाई बॉडी तो से एक ही ऑब्जेक्ट है, तो मास, ये मास कट जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना, हाइट निकालना है ना, यही एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हाइट अगर निकालना है तो हम यहाँ से हाइट इक्वल्स टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइएगा, तो वी स्क्वायर अपन 2g, ठीक है। तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या दिया हुआ, 20 इंटू 20, यहाँ पे 2 हो गया, जी का वैल्यू अगर हम लोग 10 ले लेते हैं तो 20 कट गया, तो एक्स का हाइट कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन देखिएगा तो 20 मीटर इज द राइट आंसर। अब इसमें आप u का वैल्यू 0 ले रहे हैं, v का वेलोसिटी स्पीड ऑफ मोशन से बना रहे हैं, यानी कि जो आपका स्पीड वेलोसिटी यानी कि लॉज ऑफ मोशन में जो पढ़ते हैं वो लॉजिकल नहीं है, ये मेन आपका ये लॉजिक यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। वर्क का काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी का कन्वर्जन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, दो वस्तुएं त्वरित हो रही है, ठीक है। एक का द्रव्यमान दिया गया है 3 kg और बोला गया है वह 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की गति से त्वरित होती है। कहने का मतलब यह है कि आपको मास दे दिया गया है 3 kg और आपको एक्सेलरेशन दे दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हिंदी वाले क्वेश्चन में आंसर की मैं आपको क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, इंग्लिश में जब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और दूसरा का जो मास दिया गया है 5 kg, यानी कि M2 का मास अगर हम लोग ले लें, ठीक है, तो वो दिया गया है 5 kg और एक्सेलरेशन 2 की बात कर ले तो वो दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन 1, मास 1, ये गति से त्वरित होती है। तो इनमें से किसको गति करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पे दो पैटर्न, एक तो ये पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, ये फर्स्ट पैटर्न है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अब इस सेम पैटर्न पे आपका दूसरा जो पैटर्न पे आपका जो क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, संवेग का कंसेप्ट जोड़ करके सेम क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी चीज नहीं, बस थोड़ी सी चेंज यहाँ पर होगी। पहले मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूँ। फर्स्ट ये जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये पहला पैटर्न पे ये जो बन रहा है आपका, देखिए अब आपको बोला गया दो वस्तु है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, जिसकी मास दे दी गई है ये 3 kg है और इसका मास दे दिया गया है 5 kg, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन दे दिया गया है आपको कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी एक्सेलरेशन दे दी गई आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोला गया कि इनमें से किसको गति करने के लिए अधिक बल की, यानी कि इसको गति कराने के लिए, मोशन में लाने के लिए और इसको मोशन में लाने के लिए, दोनों को मोशन में लाने के लिए किस में सबसे अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो क्या आ जाएगा 3 × 4 यानी कि 12 न्यूटन का फोर्स लगेगा यहाँ, और यहाँ फोर्स लगेगा 5 दूनी 10 यानी 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगेगा। कितना लगेगा भाई? 5 दूनी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो अब बताइए, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 केजी देख करके टिक करेंगे कि भाई 5 केजी का सामान है ये, ठीक, और इसको हमें गति में लाने के लिए और 3 केजी से कंपैरिजन केवल करिएगा तो लगेगा 5 केजी का बोरा ज़्यादा है या गाड़ी है भारी तो इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो देखिए इसमें कितना लग रहा है, मात्र और मात्र 10 न्यूटन, क्योंकि इसके पास जब एक्सेलरेशन देखेंगे तो वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिसके कारण आप जब फोर्स लगा रहे हो तो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ये है आपका 3 केजी का मास। तो अब या कौन से एक्सेलरेशन से भाई यहाँ पे गतिशील है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, 12 न्यूटन। तो अब एक बात बतलाइए, फोर्स 1 ग्रेटर देन फोर्स 2 है, तो F1 किस में लग रहा है, 3 केजी में। तो 3 केजी की वस्तु में क्या है भाई, अधिक बल की आवश्यकता होगी। इनमें से किसको गति कराने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी? समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका, देखिए क्वेश्चन दूसरा कैसे बनेगा। बोला जाएगा कि 3 केजी का मास का एक वस्तु है और 5 केजी मास का एक वस्तु है, ठीक ठीक है। अब वेलोसिटी दोनों की समान है भाई, ठीक है, v1 और ये v2 है, ठीक है, v1 = v2 है। चलिए भाई, अब बताइएगा हमें, ठीक है ना, अब बताइएगा या तो इस वस्तु को हमें रोकना है, यानी कि v1 वेलोसिटी से ये गतिमान है और ये v2 वेलोसिटी से गतिमान है। अगर मुझे इसको रोकना है तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा, ये हो गया F2, ये हो गया F1, ठीक है। किस में अधिक लगाना पड़ेगा बताइएगा, 5 केजी में या 3 केजी में? तो अब यहाँ पे आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि संवेग का जो संरक्षण का सिद्धांत है, यानी कि संवेग का कंसेप्ट क्या होता है, यानी मोमेंटम की जब हम बात करती तो वो करते हैं तो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी इस केस में देखेंगे तो 3 केजी मास है, वेलोसिटी भी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और इस केस में इसका मोमेंटम देखेंगे क्या है भाई, मास कितना है, 5 × वेलोसिटी, यानी मोमेंटम हो गया 5 भी। तो किसकी मोमेंटम सबसे ज्यादा भाई, इसकी है। तो इसको रोकने में हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ज्यादा बल लगाना होगा। या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट है, अगर इसको गतिमानशील यानी कि मोशन में लाना है और इसको मोशन में लाना है तो किस में सबसे अधिक बल लगाना पड़ेगा, इसमें, क्योंकि इसकी मोमेंटम अधिक है। समझ रहे हैं, क्वेश्चन के डिफरेंस को समझिए। मैंने पहले कहा कि केवल क्वेश्चन 1 का भी 2 का भी नहीं करने आया हूं मैं यहाँ, आपको पूरे 360 डिग्री वर्क एनर्जी पावर का मैंने जो कंसेप्ट दिया है 5.5 घंटे का, उसको देखिए। और उसको देखने के बाद आप हमारे पेड क्लास में अगर जुड़े हैं, उस क्लास को जब आप कर लिए होंगे तो ये सारी चीजों को जो मैं अभी आपको बतला रहा हूं वो आपको हलवा लगेगा। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है मोमेंटम बेस्ड पैटर्न है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये आपको ये जो दिया गया डाटा, यहाँ पे ये डाटा ना दे करके बोलेगा कि एक वस्तु का द्रव्यमान जो है 3 केजी है, जो भी वेलोसिटी से गतिमान है, और दूसरा का द्रव्यमान 5 केजी है, वो भी सेम गति से क्या है भाई, गतिमान है, ठीक है। तो दोनों वस्तु में से रोकने के लिए किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी, तो भाई किस में, तो 5 केजी वाले वस्तु में। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम अधिक है कंपैरेटिवली 3 केजी से। या इसको रोकने, या फिर बोला जाएगा स्थिर अवस्था में है, विरामावस्था में है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में है, इसको मोशन में लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा भाई, तो सिंपल किस में अधिक फोर्स लगाना होगा, तो 5 केजी में। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम अधिक होगा, 5 केजी इसका मास है, क्योंकि मोमेंटम होता है क्या है, मास इनटू वेलोसिटी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर तो 3 केजी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला गया है, किसी गतिशील पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य डैश के बराबर होता। वाह, बहुत सुंदर सा सवाल। देखिए गतिशील पिंड है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान के चलते हैं, और ये क्या है भाई, गतिशील है, यानी कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब इसको विरामावस्था में लाना है, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए भाई, 0 हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा भाई, ब्रेक लगाना है, यानी कि मंदक बल, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स करेंगे। अब इस फोर्स के कारण क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा। तो पूछा जा रहा है कि ये कार्य किसके डैश के बराबर होगा, तो भाई यहाँ जो कार्य हो रहा है किस कारण हो रहा है, बॉडी ऑब्जेक्ट क्या है, गतिशील है, तो गति के कारण कोई भी कार्य होगा उसको हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। क्योंकि ऊर्जा होती क्या है, कार्य करने की क्षमता, ठीक है। तो गति के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा, और गति के कारण जो कार्य होगा उसको हम क्या कहेंगे भाई, गतिज ऊर्जा के द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पे जो ये वर्क हो रहा है किस कारण,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कारण, ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कारण, यही है कार्य ऊर्जा थ्योरम भी। इसके भार के कारण बिल्कुल नहीं, इसके संवेग का कारण क्या कार्य हो रहा नहीं, इसके स्थितिज ऊर्जा में तो भाई तब बात होगी जब इसकी पोजीशन यानी कुछ हाइट का इन्वॉल्वमेंट होगा या गहराई का इन्वॉल्वमेंट होगा, या इसकी शेप एंड साइज यानी कि विन्यास कन्फिग्रेशन में चेंजिंग देखने को मिलेगी तब। इसकी गतिज ऊर्जा देखिए, गतिशील से ये क्या आ रहा, विराम अवस्था यानी कि इसमें मोशन इंक्लूडिंग है, इसलिए गतिज ऊर्जा के कारण यहाँ पे कार्य हो रहा है। चलिए बहुत शानदार सवाल। अगला सवाल, नियत बल द्वारा किए गए कार्य से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए बोला गया नियत बल द्वारा किया गया कार्य यानी कि कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किया गया कार्य जो है, ठीक है, पूछा गया है, उसके द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। बोला गया है कि यह विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। बताइए क्या विस्थापन पर निर्भर नहीं करता? तो सत्य कथन पूछा भाई, बिल्कुल गलत है, विस्थापन पर तो निर्भर करेगा ना भाई, क्योंकि कार्य हो रहा तो विस्थापन पर निर्भर करेगा। या गति के पथ पर निर्भर करता है, तो भाई गति के पथ पर बिल्कुल गति के पथ पर, एक बात को समझिए यहाँ पे, इस स्टेटमेंट को समझिएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। और दूसरा जो ऑप्शन दिया गया यह सदैव धनात्मक, देखिए एक ऑप्शन में मिल गया सदैव धनात्मक होता है, तो सदैव धनात्मक नियत बल के द्वारा किया गया कार्य तो जरूरी है। बताइए तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य, इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। अब फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन अगर है आपका अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल बाह्य बल से, तो भाई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इधर होगा, या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट मोशन में ही रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तो वर्क डन होगा नहीं, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। या फिर इधर अप्लाई किया गया कुछ कोई दूसरा फोर्स मान के चलते हैं, या फिर आपका ये आपका सर्कुलर मोशन में सेंटीपीटल फोर्स जो है और जो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, अगर ये आपका एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इस केस में हमेशा सदैव धनात्मक होगा, ये तो गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए भाई ये हो गया आपका। अब इसके बाद आ जाइए ऑप्शन बी को भी हमें देखना। देखिए यह गति के पथ पर निर्भर करता, देखिए नियत बल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में, तो नियत बल लग रहा है भाई, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ एक ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इस ऑब्जेक्ट की गति मान के चलते 5 मीटर पर सेकेंड है, और कुछ समय के बाद इसकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या भाई, नियत एक मंदक बल फोर्स कार्य कर रहा है, जिसके कारण इसकी स्पीड कम गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्य होता है किस कारण हो रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा हाफ mv स्क्वायर फाइनल और माइनस हाफ mu स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग और इनिशियल वेग यहाँ पे मेन था, क्योंकि हाफ m तो कॉमन आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए यह केवल किस पे निर्भर कर रहा है, प्रारंभिक वेग और अंतिम स्थितियों पर, ठीक है ना, यानी कि अंतिम स्थिति मतलब वेग ही हो गया, ठीक है। यानी कि प्रारंभिक स्थिति क्या है इसकी और अंतिम स्थिति पर डिपेंड कर रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकेंड हो रहा है या 0 हो जा रहा है, समझ में आ गया। तो कार्य यहाँ पे किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, या केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। ये गति के पथ पर, गति के पथ से इस पर कोई मतलब नहीं भाई, यहाँ पे पूछा गया नियत बल के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो जो नियत बल जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, अब डिपेंड कर रहा है कि इस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या चेंज आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि यदि लड़की ए को, ठीक है, यदि लड़की ए को रस्सी पर चढ़ने से 20 सेकेंड और, अच्छा चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, लड़की ए है, ठीक है, ए को रस्सी पर चढ़ने पे, इसको रस्सी पर चढ़ने में 20 सेकंड का समय लगता है, ठीक है, मान के चलते हैं, और ये लड़की को बी को 50 सेकंड का समय लगता है। दोनों मिल करके 32 जूल कार्य करती है। ये कितना कार्य करती है भाई, 3200 जूल कार्य करती है, और ये भी 3200 जूल कार्य करती है। पूछ क्या रहा है, तो उनके प्रदर्शन में अंतर किस भौतिक संकल्पना द्वारा अभिलक्षित। अच्छा तो मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया आपको। देखिए ये कार्य कर रही है कितना भाई, 3200 जूल कार्य कर रही है। कितना कार्य कर रही है, 3200 जूल कार्य कर रही है। कितने समय में भाई, 20 सेकंड में। और ये 3200 जूल कार्य कर रही है कितने सेकंड में, 50 सेकंड में। कोई भी कार्य को समय से जब आप कंपैरिजन करते हैं तो उसको मैंने कहा था शक्ति, पावर, यानी कि आप किसी भी कार्य को करने में कितना समय लेते हैं। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा भाई, यहाँ से आपका पावर निकल जाएगा। तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक संकल्पना द्वारा अभिलक्षित किया जाता है, तो शक्ति के द्वारा। कि आप एक रस्सी को 20 सेकंड में चढ़ रहे हैं और इस एक रस्सी को आप 50 सेकंड में चढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो कार्य तो दोनों को एक ही करना है, क्योंकि आपको एक सेम हाइट की रस्सी पे चढ़ना, कार्य एक ही करना है। बस अब डिपेंड करता है कि आप समय अधिक लेंगे या समय कम लेंगे। तो ये क्या बताएगा, अगर आप समय कम लेंगे तो आपकी शक्ति अधिक है, और अगर आप समय ज्यादा ले रहे हैं तो आपकी शक्ति क्या है, कम है। तो किसके रिप्रेजेंट को कर रही है भाई, ये शक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भी मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा x जूल है। देखिए बोला गया है कि भी वेग से गतिमान कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, भी वेलोसिटी से क्या है, ऑब्जेक्ट गतिमान है, और बोला गया है पिंड की जो गतिज ऊर्जा है यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, x जूल है भाई। ठीक है, यदि पिंड का वेग 4 भी हो जाता है, 4 भी मीटर प्रति सेकेंड में परिवर्तित हो जाए, यानी कि 4 गुना इसकी वेलोसिटी अगर बढ़ जाती है मेरे भाई, तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे किस कारण, तो क्या है भाई, गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पूछा गया, क्या नहीं निकलेगा, हमें बताइए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें ये बताइए, हाफ mv² होता है, यही होता है हाफ mv²। और आपको निकालना क्या है भाई, यदि पिंड का वेग 4 भी मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित हो जाए, यानी 4 भी मीटर प्रति सेकंड से परिवर्तित हो जाए, यानी कि मास आपका m है जिसकी गतिज ऊर्जा x जूल है। ठीक है, तो x जूल अगर यहाँ पे दे एक मिनट रुक जाइए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या है भाई, अगर वेलोसिटी v है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, x जूल है, और काइनेटिक एनर्जी इसकी वेलोसिटी 4 गुना बढ़ गई है भाई। तो 4 गुना बढ़ गई है तो क्या हो गया, हाफ m v का कितना है, 4 गुना 4v का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 हाफ mv²। ये क्या हो गया आपका x जूल, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, हाफ mv² है ना भाई, तो इसको x जूल लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 16 टाइम ऑफ x। समझ में आया नहीं आया। देखिए बोला गया कि कोई ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से गतिमान है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई, x जूल है, x जूल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितना है, हाफ mv² है। अब बोला गया कि इसकी स्पीड 4 भी हो गई है, तो 4 भी हो गई तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16, 4v का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 16v²। तो 16 को इधर कॉमन ले लीजिए, इधर हाफ mv² बचेगा। अब ये हाफ mv² जो है इसकी जगह आप x जूल लिख सकते हैं, 16x हुआ। तो क्वेश्चन इतना करने की जरूरत नहीं थी भाई, वेलोसिटी v से क्या हो गया भाई, 4v हो गया, यानी 4 गुना बढ़ गया है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के स्क्वायर से है, ऐसे बनाना एग्जाम में। तो वेलोसिटी 4 गुना हो गया तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हुआ 16, तो काइनेटिक एनर्जी भी 16 गुना हो जाएगा। अगले सवाल में, कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ध्यान रखना है, असत्य गलत पूछा है। देखिए, कार्य धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, बिल्कुल। कार्य पारगमन में ऊर्जा है, बिल्कुल है भाई। कार्य का मात्रक ऊर्जा का मात्रक बिल्कुल समान है, क्योंकि ऊर्जा होती क्या है, कार्य करने की क्षमता ही है। कार्य सभी बलों के लिए पथ स्वतंत्र राशि है, बताइए तो। कार्य जो है, कार्य सभी बलों के लिए पथ स्वतंत्र राशि है। तो कार्य, अच्छा एक बात बताए, पथ स्वतंत्र मतलब क्या, पथ से, पाथ से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है कार्य। क्या, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लगाया जा रहा है, ठीक, तो कार्य इसी डायरेक्शन पे होगा भाई, जिधर भी रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो पाथ पे क्या होगा, डिपेंड करेगा ना, स्वतंत्र तो नहीं है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है। चलिए, तो वो असत्य स्टेटमेंट हमें चूज करना था, रॉन्ग स्टेटमेंट। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के दौरान, जैसे मुक्त पतन के दौरान, ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने से डैश, बताइए क्या है, क्या होता है। देखिए अब इसको समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, देखिए मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो ऑफ एनर्जी जो बताया था, जैसे कि आपको बताया था, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे, फिर यहाँ पे मैंने लिया कि कुछ समय के बाद ऑब्जेक्ट नीचे आएगा पॉइंट बी पे, याद करिए मैंने डेरिवेशन के साथ कराया, फिर कुछ समय बाद यहाँ पे आएगा सी पे। तो टोटल एनर्जी जब आप ए पॉइंट पे निकालिएगा, टोटल एनर्जी जो बी पॉइंट पे आप निकालिएगा, ठीक है, और टोटल एनर्जी जो पॉइंट सी पे निकालिएगा, वो तीनों क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा भाई, बराबर आएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि ऊर्जा का, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी है मान लीजिए 10 जूल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, क्योंकि नीचे आ तो वेलोसिटी है, कुछ गहराई भी है, तो ये मान के चलिए
6 जूल है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 जूल होगा, पोटेंशियल जीरो। और यहाँ पॉइंट सी में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होगा कितना होगा, 10 जूल होगा। क्योंकि क्या है, एनर्जी कांस्टेंट होती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, पॉइंट ए पे जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, नियत होती है, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, ए पॉइंट पे ले लीजिए, बी पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे एनर्जी कितना है, 10 जूल है। पॉइंट बी में भी देखिए, दोनों को जोड़िए, पोटेंशियल और काइनेटिक यानी मैकेनिकल एनर्जी 10 जूल हो गया। पॉइंट सी में भी देखिएगा तो 2 जूल। तो एनर्जी क्या होती है, हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है। तो एनर्जी का लेकिन रूपांतरण हो रहा है, देखिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया है, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी में, और यहाँ कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी है, ठीक है। तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के दौरान, जैसे कि मुक्त पतन, जैसे कि फ्री फॉल कराएं आपने, ठीक है, तो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने से, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का इस गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने से, परिवर्तन से पहले और बाद में ऊर्जा क्या है, समान होती है। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए परिवर्तन होने से पोटेंशियल एनर्जी का 10 जूल है, तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी के पास कितना, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है एनर्जी क्या है, 10 जूल है। तो ऊर्जा क्या होती है, समान रहती है। नई ऊर्जा स्थिर रूप से निर्मित होती है जो मूल स्वरूप की हानि, ये सब तो पॉइंट आप देख के क्लियर कर पा सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, 10/12/2025 का ये पूछा गया। बल द्वारा किए गए कार्य को मापने में, बल द्वारा किए गए कार्य को मापने के लिए सही मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाई बल के द्वारा किया गया कार्य को मापने के लिए बताइए, कार्य को मापने के लिए क्या है भाई, जूल ही है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब इसमें भी आप देखेंगे तो मात्र 44% स्टूडेंट सही करके आ रहे हैं क्वेश्चन को। तो यही होता है, बस आप साइंस के एनसीईआरटी खत्म करेंगे तो ये क्वेश्चन लगा रहे हो, वो लगा रहे हैं, इतना 500 क्वेश्चन लगा लिए तो साइंस कंप्लीट है, तो ये सब फालतू बातें होती है। देखिए शक्ति डेक्स का मापन करती है, पावर किसका मापन करती है भाई, ठीक है ना। तो मैंने आपको यही बताया ना कि पावर मतलब क्या है, आपने जो कार्य किया है उसके लिए कितना समय लिया है, यानी कोई काम को आप कितना जल्दी कर रहे हैं या कितना धीरे कर रहे हैं, तो कार्य कितनी तेजी से या धीमे, देख रहे हैं ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आपको बनेगा, शक्ति का आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना होगा, एनर्जी को समझना होगा, बस रट लेना है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपन टाइम, ऐसे नहीं बनेगा भाई। किसी गतिशील वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य समानता होता, बताइए। देखिए बोला गया है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, गतिशील मोशन है, भी वेलोसिटीज इधर, तो फोर्स इधर लग रहा होगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो इधर लग रहा है, ठीक। अब इसके द्वारा किया गया कार्य, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, तो थीटा कितना बन गया 180 डिग्री। और वर्क डन का फॉर्मूला हमने बताया FS कॉस थीटा, कॉस 180 का, चलिए मैं आपको मैप में फिर से याद करा दूं अगर नहीं याद है तो। 0 डिग्री पे वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। कॉस 90 पे क्या आएगी भाई, वैल्यू 0 आएगी। और पाई पे वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री पे वैल्यू -1 आएगी, समझ में आया। तो नेगेटिव आएगा, वर्ग क्या आएगा भाई, ऋणात्मक आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 55% स्टूडेंट गलत बना रहे क्वेश्चन को, सोच सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक कार्य का एक उदाहरण है। तो देखिए गिरती हुई गेंद पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण, समझ लीजिए अगर ये बॉल नीचे गिर रहा है भाई, ठीक है, तो बोल रहा है गुरुत्व बल के द्वारा, तो गुरुत्व बल भी तो नीचे लग रहा है, फोर्स भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 डिग्री है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो कार्य तो भाई पॉजिटिव होगा। बोला ऋणात्मक कार्य का उदाहरण, बैग को ऊपर की ओर उठाना। देखिए आप यहाँ पर हैं ऐसे, अब ये कोई बैग है, ठीक है, इसको आप ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं, इसको फोर्स लगा रहे हैं ऊपर उठाने की ओर, है ना। और ये बॉडी भी कहाँ जा रहा है, बैग भी ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन सेम है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो ये पॉजिटिव वर्क। गतिमान कार को आगे ढकेलना, ये ऑब्जेक्ट गतिमान में और इसको और आगे ही इस प्रकार से ढकेल रहे हैं, यानी फोर्स भी इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल, तो अभी आपको मैंने दिखाया घर्षण बल। चलिए किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बंधक बल कार्य करता है, इस बल के कारण किया गया कार्य कितना है, -200 जूल है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए बंधक बल का मतलब यही है कि गतिमान वस्तु अगर है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क फोर्स लग रहा होगा, इसलिए तो देखिए कार्य भी नेगेटिव आ रहा है। इस बल की क्रिया के अंतर्गत पिंड के विस्थापन का परिमाण और दिशा दोनों पूछा गया। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, FS cos थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मंदक बल है, मतलब ये तो क्लियर है भाई कि जो फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में।
ये मैं डायरेक्शन बनाऊंगा नहीं, ये मैं यहाँ सही तरीका होगा लिखने का कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 180 डिग्री आ जाएगी। तो वर्क कितना किया जा रहा है, -200 जूल किया जा रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है। और कॉस थीटा यानी कि वैल्यू कितनी आ गई भाई, सॉरी कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो 10 इंटू एस इंटू -1 -200 वर्क, माइनस माइनस को काट लीजिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से एक जीरो कट गया, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, 20 मीटर। अब बात यहाँ पे कि देखिए 20 मीटर यहाँ भी है, 20 मीटर यहाँ पे भी है, लेकिन पूछा गया है दिशा। तो भाई नेगेटिव वर्क है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन विपरीत दिशा में, ये ध्यान देखना, ये नहीं होगा। क्यों, ये आपको समझ में आ गया ना, क्लियर। चलिए भाई, इतना। अब बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए 48% यानी कि 62% स्टूडेंट, सॉरी 52, बिल्कुल 52% स्टूडेंट गलत कर रहे हैं या अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी ले लीजिए। अगला सवाल, भी वेग से गतिमान m द्रव्यमान किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दिया गया, सिंपल सा, इसका वेग बढ़कर 3 गुना हो जाता है। तो भाई कुछ नहीं करना है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होता है। कैसे भाई, काइनेटिक एनर्जी कस्ट होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अगर वेलोसिटी इनिशियल v1 v है और द्रव्यमान m ही है, कांस्टेंट रहेगा वही ऑब्जेक्ट। और बोला गया गतिज ऊर्जा कितना है भाई, इस समय 25 हो जा रहा है, ठीक है, 25 जूल है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालूं हाफ mv का स्क्वायर, ये कितना दिया है, 25 जूल दिया हुआ है। और अब बोला गया कि जो वेलोसिटी है वो 3 गुना कर दिया गया मेरे दोस्त। और अगर 3 गुना कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो बताइए ना कितना हो जाएगा, v का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है हमें ये बताइए। तो 9 इंटू कितना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 25 है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 × 200, 25 जूल। क्या तकलीफ है, नहीं समझ में आया होगा मुझे पता। देखिए हुआ क्या, कोई भी वेलोसिटी से गतिमान है वस्तु, ठीक है, मास m है, इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी गई है, कितना दे दी गई है, क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, जो दे दी गई आपको 25 जूल। अब बोला गया इस सेम ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी 3 गुना अधिक कर दी गई है, मास m वही है, वही ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी बताइए कितना, तो इसको आप निकालिए, हाफ मास वही रहेगा, v स्क्वायर कितना है बताइए। तो v स्क्वायर कितना है, 3v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9v स्क्वायर। तो 9 को हम बाहर लिख ले तो यहाँ लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर। बताइए, ये हाफ, ये m, ये v स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस हाफ mv स्क्वायर की जगह आप 25 जूल लिख सकते हैं, 9 × 25। समझ में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 225 जूल। तो इतना हमें नहीं करना है, हमें मेन ये काम करना है एग्जामिनेशन में, बस ये काम, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे कि एक लड़का बल लगाकर किसी वस्तु को अपने सिर के ऊपर उठाता है, ठीक है। कोई लड़का है भाई, ठीक है, दोनों हाथ से उठा करके ऑब्जेक्ट को अपने सिर के ऊपर रखता है, ठीक है, ये इसके दोनों हाथ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऋणात्मक है, बताइए भाई। अब ये सब मैंने क्लास में कराया नहीं, देखिए मैंने पहले क्लास में थ्योरी कराया, यूट्यूब पे वीडियो है भाई, और ये क्वेश्चन अभी हम लोग बाद में कर रहे हो। मैं सही बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन अभी देख रहा हूँ कि आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछेगा जो मैंने क्लास में कराए थे। मैंने 3 कंडीशन दिए थे, कूली से आप जो है ट्रेन से उतर रहे थे, कूली आए, ठीक है, ये कूली जो है ये आपके बैग को ऊपर उठा रहा है। तो ऊपर उठा रहा है तो हमने आपको क्या बताया था, यहीं पे मैंने बताया था कि ये ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया है, ठीक है। तो बैग को उठाया है, तो ऊपर उठाया तो फोर्स ऊपर लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है। बैग को ऊपर उठा के रखा ना, तो फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर लगा। किसके द्वारा किया गया कार्य, आदमी के द्वारा किया जा रहा है कार्य। लेकिन अब एक बात बताइए, गुरुत्व कहाँ लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट का गुरुत्व नीचे लग रहा है, फोर्स गुरुत्व, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, ये फोर्स गुरुत्व इसको नीचे खींचना चाह रहा है, लेकिन आपका जो फोर्स है इसको ऊपर उठा के रखा हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर डायरेक्शन में। तो भाई थीटा की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो फोर्स है गुरुत्व बल और डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा कार्य ऋणात्मक है, कौन सा कार्य ऋणात्मक है, लड़के द्वारा किया गया कार्य। तो लड़का तो फोर्स ऊपर लगा के उठाया ही है बैग को, तो फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो ये तो पॉजिटिव होगा। नहीं, लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, तो
तो आप जो बल लगा रहे हो उसके द्वारा किया गया कार्य तो पॉजिटिव है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य, तो वस्तु द्वारा किया गया, यहाँ पे वस्तु को क्या कार्य कर रही है, कुछ नहीं, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। तो गुरुत्व बल नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा, तो ये फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया। एक व्यक्ति 3 मिनट में 600 जूल कार्य करता, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर का यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। वर्क डन अपन टाइम 600 हो गया, यहाँ पे 3 मिनट है तो 60 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 10/3 कर लीजिए आप, ठीक है, और 10/3 कर लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक है, जो भी है आपका वाट में आंसर। 3 मिनट है। अब यहाँ पे देखिए 33 वाट नहीं होगा, 3.3 होगा, ठीक है ना, 600 जूल होगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि 600 जूल ना हो करके भाई जो भी है इंग्लिश में क्वेश्चन देंगे, औसत शक्ति क्या है, चलिए यही होगा। अगला सवाल, एक पिंड 2.5 न्यूटन के नियत बल की क्रिया के अंतर्गत बल की दिशा के विपरीत दिशा 10 मीटर का विस्थापन करता है। इस बल की क्रिया के अंतर्गत कार्य कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्त। फोर्स जो लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगा। और क्या बोला गया, कार्य निकालना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री। फोर्स लग रहा है कितना, 2.5 न्यूटन, ठीक है, और विपरीत दिशा में कितना जा रहा है, 10 मीटर इंटू -1, इसको हटा दीजिए, 10 से 10 कितना आ गया, 25 जूल माइनस। सब कंसेप्ट का काम है भाई। देखिए ये भी क्वेश्चन, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। किसी पिंड पर कार्यरत एक समान बल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैसे कि देखिए कोई एक पिंड है और इस पर किया गया मान लीजिए एक समान बल, किसी पिंड पर कार्यरत एक समान बल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में क्या कथन सत्य। देखिए बल द्वारा किया गया कार्य कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। एक बात समझिए, देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है इसको फोर्स लगा के हम इधर खींच रहे हैं और ये बॉडी इधर ही आ जा रहा है, ठीक, या मान के चलिए कि आप इतना फोर्स लगा रहे हैं कि अभी बॉडी रेस्ट कंडीशन में ही है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा। इस केस में वर्क क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब यहाँ लिखा गया कि बल द्वारा किया गया कार्य कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब जैसे कि देखिए यहाँ फोर्स लगाया है F1 और बल और इधर जो लग रहा है आपका इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। तो इसके द्वारा अब जो कार्य है बल द्वारा किया, अब इसके द्वारा इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट इस साइड आ रहा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा। तो इसके कारण क्या भाई, कार्य ऋणात्मक हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। ये फोर्स भी लग रहा है, इसके बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है, तो ये फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो बताइए नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बोला सत्य नहीं है, तो भाई ये तो सत्य नहीं है, तो ये ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सत्य नहीं चूज करना, ये सत्य नहीं है। यदि बल की दिशा और पिंड के विस्थापन समान हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, यह बिल्कुल सही है। SI यूनिट पास्कल होता, नहीं भाई ये भी गलत है। तो सत्य नहीं कौन है, 1 और 3, ठीक है। या वही प्लेटफॉर्म वाला भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पे, अब ये ऑब्जेक्ट उठाए हुए है, ठीक है, गुरुत्व बल कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, लेकिन ये व्यक्ति ऊपर उठा के रखा है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो इस ये फोर्स ऊपर लगा ना ये व्यक्ति, तो इस फोर्स के कारण ये गुरुत्व बल का अगर आप वर्क निकालेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कार्य नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। बल द्वारा किया गया कार्य कभी भी ऋणात्मक, देखिए यहाँ लिख दिया ना एक सेंटेंस कभी भी नहीं होता, ऐसे सेंटेंस कभी सही नहीं होते हैं एग्जामिनेशन में, याद रखना आपको। किसी वस्तु पर स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य कब अधिकतम होता है, तो कब अधिकतम होगा भाई। तो देखिए देखिए समझिए ये सब, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, FS cos थीटा, ठीक है, क्या होता है तो यहाँ पहले समझिए, वर्क डन इक्वल टू होता है, ये सब मैंने बताए हैं भाई क्लास में, FS cos थीटा, ठीक है। किसी वस्तु पर स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य कब अधिकतम होता है, मैक्सिमम वर्क डन की बात की जा रही है। तो मैक्सिमम कब होगा भाई, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा का ग्राफ देखिए, +1 0 और ये माइनस, तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, +1, मिनिमम वैल्यू -1। तो +1 कब होगा, जब cos 0 होगा। cos 0 का मतलब क्या है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा भाई, डायरेक्शन सेम होगा तब। तो जब बल और विस्थापन की दिशा में होगा, ठीक है, जब बल और विस्थापन सेम डायरेक्शन होगा तभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है,
जी का वैल्यू दिया गया है 75 केजी द्रव्यमान वाला एक व्यक्ति 25 सेकंड में 8 मीटर की सीढ़ी चढ़ जाता है, तो उसकी औसत शक्ति क्या है पूछ रहा है। देखिए P इक्वल्स टू आपको निकालना वर्क डन अपन टाइम। अब बोला गया कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, 25 सेकंड में 8 मीटर की सीढ़ी चढ़ जाता, ठीक है ना, जो भी हो, इस सीढ़ी को चढ़ने में इसको कितना समय लगता है, 25 सेकंड का समय लगता। तो वर्क निकालिए भाई, वर्क कैसे निकलेगा हमें बताइए, सॉरी क्या निकालना हमें, औसत शक्ति निकालनी है ना। तो सिंपल है, वर्क क्या होगा भाई, एम जी लिख रहा हूँ। देखिए फोर्स क्या, वर्क क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा होगा। पहले बताइए, एकदम बेसिक से बताएं भाई। टाइम, अब ये व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है भाई, तो इसको चढ़ने में, सीढ़ी में चढ़ने में कितना फोर्स लगाना पड़ रहा होगा बताइए। तो जितना इसका भार होगा उतना ही फोर्स लगेगा, यानी एम जी हो गया। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपको क्वेश्चन दिया गया, कितना, 8 मीटर की सीढ़ी चढ़ रहा है, 8 मीटर यानी 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ डायरेक्शन की बात नहीं है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मास कितना है यहाँ पे, एम कितना दिया गया, 75 केजी दिया हुआ है। जी का वैल्यू बोला 10 लेने, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट 8 हुआ है, और टाइम कितना बोला गया 25 सेकेंड। 25 दिया 75, 8 दिया 24, 240 क्या हो गया भाई, वाट है आंसर, बिल्कुल 240 वाट। चलिए, किसी पिंड पर कार्य किए जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है। पिंड को विस्थापित होना बिल्कुल जरूरी है, पिंड पर बल लगाना बिल्कुल जरूरी है, बल का एक घटक विस्थापन की दिशा में होनी चाहिए बिल्कुल। अगर कार्य हो रहा है यानी कि बॉडी जिधर मूव कर रही है उसी मूव में डायरेक्शन में फोर्स होगा, ये तीनों चाहिए। पिंड को स्थिर चाल होगा भाई, अगर स्थिर चाल यानी वेलोसिटी जीरो यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन जीरो, तो यही आंसर सही हो जाएगा। तो भाई अब आपका काम है ये सारे चीज़ों को बना लेना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन और भी बचा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने सारे नहीं कराया भाई, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। चलिए मैं नीचे से उठाता हूँ, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी मिल जाए, कोई नए क्वेश्चन और कुछ नहीं, सारे रिपीटेशन क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। जैसे कि चलिए नीचे से आते हैं हम लोग। एक वस्तु का द्रव्यमान 11 केजी है और इसे जमीन से ऊंचाई पर रखा गया, ठीक है। इसकी स्थितिज ऊर्जा दी गई है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए ये तो मैंने करा दिया ना भाई। देखिए क्या बोला गया, एक वस्तु का द्रव्यमान 11 केजी उसे जमीन से ऊंचाई पर रखा गया, मान लीजिए यहाँ पर रखा गया, इस ऊंचाई h हाइट पे। चलिए ठीक है भाई, इसके पास क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। मैंने कई बार बताया है, वस्तु द्रव्यमान 11 केजी है, कितना दिया गया भाई 440 जूल, क्या रहेगा इसके पास, mgh रहेगा, ठीक है। तो यदि इसके 440 जूल है, जी है, तो ऊंचाई आपसे पूछा गया, तो भाई क्या बड़ी बात हो गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी आपको दे दिया गया 440, मास आपको गिवन है कितना, 11 केजी, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना। जी का वैल्यू 10 ले लेंगे, आज यहाँ से निकल जाएगा, 11 चौके 44, तो हाइट आ गया 4 मीटर। इजी क्वेश्चन है सब, मतलब जान नहीं है भाई आप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि तापमान में वृद्धि की जाए तो ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या परिवर्तन होगा, बताइए ना मेरे भाई। कोई ठोस है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होंगे भाई। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो ये तो मैंने मैटर चैप्टर में बताया, हीट देते जाएंगे, तो अब इस पार्टिकल में क्या आएगा भाई, मोशन आएगा। ठोस थोड़ा सा इसमें क्या होगा, स्पेस होता है, तो मोशन आएगा, तो जिसमें क्या होगा, दोनों सारे पार्टिकल एक दूसरे से क्या होंगे भाई, कोलाइड करेंगे यानी मूवमेंट आएगा, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। चलिए भाई, किसी पिंड पर कार्यरत नियत बल द्वारा किए कार्य निम्न कौन सा कथन सत्य है, वही वाला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। देखिए चलिए देख लेते हैं। बोला गया कि सत्य कथन इस बार निकालना है, बल द्वारा किया गया कार्य कभी भी शून्य नहीं हो सकता, गलत है भाई, बिल्कुल हो सकता है शून्य। मैंने दिखाया ना, बताया था कई बार, जैसे कि देखिए फोर्स लगा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा, तो शून्य हो गया बस, और क्या, बात खत्म। यदि पिंड और बल इसके विस्थापन की दिशा समान है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, बिल्कुल। एसआई यूनिट जूल होती है, बिल्कुल, 2 और 3। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह वस्तु गति पर स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, स्थिति, आकार, आकृति यानी कि उपन्यास, या फिर बोल सकते विन्यास यानी कि कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है। इस ऊर्जा के अन्य रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, गलत है भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। या केवल तभी विद्यमान होती जब कोई वस्तु गतिमान से कोई मतलब ही नहीं स्थितिज ऊर्जा को, या स्थिति अवस्था में के कारण संचित ऊर्जा, ठीक है ना। चलिए भाई, जब किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है mgh,
यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है और पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है। अगर हाइट 2 गुनी तो पोटेंशियल एनर्जी भी 2 गुनी। संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है भाई? संवेग की एसआई यूनिट क्या होती है? प्रति सेकंड। देखिए संवेग क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, यानी क्या आ गया भाई? केजी मीटर पर सेकंड। ये हो गया गलत। संवेग द्रव्यमान और वेग का योग है? नहीं भाई, मास द्रव्यमान और वेग का क्या है? गुणनफल होता है। संवेग में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अब इसको समझ लीजिए, मास क्या है भाई? एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर मास भाई स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या आएगा भाई? रिजल्टेंट बताइएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ये इसके पास वेक्टर आएगा तो परिमाण भी होगा, यानी कि डायरेक्शन भी होगा इसके पास, और इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी होगा। तो देखिए संवेग परिमाण और दिशा दोनों होता है। ये तो मैंने बता दिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। कितने परसेंट आंसर सही दिए हैं लोगों ने? देखिए 66%। तो इजी क्वेश्चन भी है ये। नीचे वाले इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने हार्ड क्वेश्चन आपके करवा दिया। अब यहाँ से सब इजी ही मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है भाई? इजी क्वेश्चन है, देखिएगा कौन सा कार्य नहीं है। तो देखिए दीवार को ढकेलना, दीवार खड़ा, आप उसमें फोर्स लगाए जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा, तो ये सब तो ये ना। फर्श से ईंट उठा रहे हैं तो फोर्स भी लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। फर्श पर सामान का सरपन हो गया, ठीक है, और समान समतल पृष्ठ पर टॉली खींच रहे तो फोर्स लगा रहे, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। जब किसी पिंड का वेग बढ़कर अपने मूल से 2 गुना हो जाता तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा भाई? 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है। अब ये सब मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। ऊर्जा रूपांतरण के दौरान किसी निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? कांस्टेंट होती, नियत होती, यानी अपरिवर्तित रहती है। ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत याद करिए। तो भाई चलिए हो गया ये सब क्वेश्चन, अब आप आराम से बना पाएंगे। देखिए किसी पिंड के मुक्त पतन के समय भूमि से टकराने के ठीक पूर्व उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, जस्ट नीचे टकराने से ठीक पहले यहाँ की बात हो रही है, तो यहाँ से जब नीचे टकरा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है भाई? घट रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो गतिज ऊर्जा उच्चतम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। अब ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखिए निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा किसी पिंड उसकी स्थिति या कार्य यानी कि स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन में उतना दम नहीं है। अच्छा ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ठीक है ना, हो गया खत्म भाई। और क्या, अब ये क्वेश्चन क्या नहीं बनेगा? देखिए तो 30 kg द्रव्यमान के गुटके को x मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है? 600 जूल है, ठीक है। तो x का हाइट का मान पूछ रहा भाई, तो क्या है भाई? यहाँ पे ऊंचाई आ रहा है, यानी कौन सी ऊर्जा होगी भाई? पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये आपको दे दिया गया 600 जूल। इसका फॉर्मूला होता है mgh, 6000। तो मास आपको दे दिया गया 30 kg, जी का वैल्यू 10 लेना है, हाइट निकालना है, 2 0 कट गया 20 आंसर। चलिए अब ये सारे क्वेश्चन आपके बनाने का मैंने आपको दिया है जीमा भाई। 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए। देखिए यदि एक कुली अपने सिर पर भार रखकर एक समान चाल से क्षैतिज सड़क पर चलता है, देखिए अब इसका मैंने 3 एग्जाम्पल दिया था। एक क्षैतिज सड़क पे चलेगा, भार उठाएगा, और एक सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ठीक है ना। तो सीढ़ी पे चल तो 0 होगा, प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। तो कौन सा यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है भाई? यांत्रिक ऊर्जा का रूप है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आखिरी क्वेश्चन होगा शायद इसके बाद। यहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी देख लिया है, निम्न क्या आवश्यक नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन बस बचा, ये अब आपका काम है, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये होमवर्क। शक्ति का एसआई यूनिट जो है वाट है। कार्य शक्ति संबंध के अनुसार 1 वाट डैश के बराबर होता है, बताइए। अब आपको होमवर्क क्या दूं भाई? देखिए शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? वर्क डन अपन टाइम होता है फॉर्मूला। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई? वाट होता है। और वर्क का क्या लिख सकते हैं? जूल और सेकेंड, यानी क्या लिख सकते हैं? 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 वाट इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, यही हो गया आंसर। तो चलिए सारे क्वेश्चन मैंने करा ही दिए हैं, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब एक चीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए ये क्वेश्चन सेशन आपने देखा, अच्छा किया है भाई, लेकिन इससे पहले आप ये अगर सेशन देखेंगे ना तो बहुत तगड़ा कंसेप्ट बिल्डअप आपका होगा, ठीक। ध्यान रखिएगा, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग की बात कर ले, टेक्नीशियन में साइंस है, ग्रुप डी में साइंस है, और ये 17 फार्मूला जो मैंने डिराइव किए हैं एक जगह रखे हैं समझाते हुए, और वो सारे जब कहाँ मैक्सिमम मिनिमम कार्य होगा, प्लेटफॉर्म पे चढ़ेगा, ऑब्जेक्ट उठाएगा, सर पे रखेगा, गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य, ये सब ये कंसेप्ट मैंने इस फिगर में दिया है आपको।
पावर एनर्जी को मैंने फिजिकल आपको दिखाया है कि इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है। फिर यहाँ मेरे जो क्वेश्चन थे वो जो कर लेंगे भाई, फिर ये एग्जाम का हॉल हलवा लगेगा आपका क्वेश्चन, और फिर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिएंगे। ठीक है, सारा चीज़ लिखा ही है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये हम 5.5 घंटे वाली वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, फी तो अब 300 हो रखा भाई, होली ऑफर ख़त्म हो रखी है। तो हमारा एप्लीकेशन लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन में। फोकस स्टडी विद अभी के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में भी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी सवाल अगर आपके मन में है पूछने के लिए एग्जाम से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं इस नंबर पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।